Hello friends, welcome to Pratham Ek Vishwas. Myself Anil, the faculty of English and GS. जैसे कि स्टूडेंट्स हम लोगों ने अपनी इकोनॉमिक्स की सीरीज हमने शुरू करी थी जीएस की, तो उसमें हम दो लेक्चर ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुके हैं. फर्स्ट लेक्चर वाज इन्फ्लेशन, सेकंड वाज मनी. अब हम उसी के कंटिन्यूशन में हम अपना थर्ड लेक्चर रिकॉर्ड करने जा रहे हैं, जो कि आज मैं आपको पढ़ाऊंगा मॉनेटरी पॉलिसी. ठीक है, तो स्टूडेंट्स विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग अपने लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं. सबसे पहले कि मॉनेटरी पॉलिसी होती क्या है. मॉनेटरी पॉलिसी की हम डेफिनेशन पे जाएंगे, फिर मैं आपको लेमन टर्म्स में इसको समझाता हूँ. सिंपली, मॉनेटरी पॉलिसी इज अ मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी डिजाइन्ड बाय अ सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री टू मैनेज. इट इज डिजाइन्ड बाय अ सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री टू मैनेज money supply and interest rates. It helps in the shaping variables such as inflation, savings and investment. मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है? हर कंट्री का एक जो सेंट्रल बैंक होता है, जैसे हमारे इंडिया में आरबीआई है, वो क्या करता है? वो इस पॉलिसी को शेप करता है कि इसका मेन मोटिव क्या होता है? जस्ट टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ. और सेकंड चीज, हम जॉब क्रिएशन यहाँ पे कैसे कर सकते हैं. तो इन तीनों फैक्टर को मद्देनजर रखते हुए वो क्या करता है? अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को क्या करता है? यहाँ पे शेप करता है. क्लियर गाइस? अब इसके आगे आता है कि इसके मेन सिग्निफिकेंस क्या है. मेन इंपॉर्टेंट रोल ऑफ इज द प्राइस स्टेबिलिटी. जैसे कि इन्फ्लेशन कंट्रोल करना इसका मेन एम है. उसके बाद सेकंड है इकोनॉमिक ग्रोथ. थर्ड इज जॉब क्रिएशन एंड सोशल जस्टिस इन एन इकोनॉमी. दीज आर द मेन सिग्निफिकेंस जिसके बेसिस पे ये क्या करता है? अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को शेप करता है. अब क्या होता है? मॉनेटरी पॉलिसी में कुछ क्वालिटेटिव टूल्स हैं, कुछ क्वांटिटेटिव टूल्स हैं. इन टूल्स की हेल्प लेकर जो आरबीआई है, जो सेंट्रल बैंक है, वो क्या करता है? इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की कोशिश करता है. एज ए टोल्ड इन द वेरी बिगिनिंग, आई मीन द वेरी बिगिनिंग ऑफ द सीरीज, की इन्फ्लेशन होती क्या है? इन्फ्लेशन क्या होती है? महंगाई होती है. जब आपका मनी का फ्लो ज्यादा हो जाता है मार्केट के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं? इन्फ्लेशन बोलते हैं. आपके हाथ में पैसा ज्यादा है, जब पे सप्लाई साइड पे लिमिटेड गुड्स हैं, तो आप क्या करोगे? आप उसको एक नॉर्मल प्राइस से ऊपर के प्राइस पे भी खरीदने के लिए चले जाओगे. तो जब ऐसा ही होगा, नॉर्मल प्राइस से ऊपर के प्राइस पे आप खरीदने जा रहे हो, क्यों? क्योंकि आपके हाथ में पैसा है. तो मेन यहाँ पे कंट्रोल हमें क्या करना है? आपके हाथ में जो पैसा है, अगर हम इस पैसे को कंट्रोल कर लेते हैं, इस फ्लो को अगर हम कम कर देते हैं मार्केट में, तो कहीं ना कहीं हमारी इन्फ्लेशन जो होती है वो क्या हो जाती है? हमारी कंट्रोल हो जाती है. तो आई विल टेल यू दैट what are the tools being used by the RBI to control this inflation. तो हम उसको एक बाय वन बाय वन करके पढ़ते हैं. फर्स्ट इज द क्वांटिटेटिव टूल्स, अदर इज द क्वालिटेटिव टूल्स. आज हम क्वांटिटेटिव टूल्स को डिस्कस करेंगे, इसके बाद हम क्या करेंगे? क्वालिटेटिव टूल्स को भी डिस्कस करेंगे इन द अनदर लेक्चर. क्वांटिटेटिव टूल्स में क्या क्या आता है? फर्स्ट इज द स्टैट्यूटरी रिजर्व रेशियोज. इसके अंदर आती है सीआरआर एंड एसएलआर. सीआरआर स्टैंड्स फॉर कैश रिजर्व रेशियो and SLR stands for statutory liquidity ratio. फर्स्ट इज स्टैट्यूटरी रिजर्व रिक्वायरमेंट्स. इसमें क्या क्या आते हैं? सीआरआर एंड एसएलआर. सीआरआर स्टैंड्स फॉर कैश रिजर्व रेशियो, एसएलआर स्टैंड्स फॉर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो. ये क्या होती है अभी मैं थोड़ी देर में आपको बताता हूँ. उसके बाद आता है रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट. इन दोनों को हम एलएफ भी बोलते हैं, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी. एलएफ स्टैंड्स फॉर लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी. एलएफ में क्या क्या आता है? रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट. इसके बाद आता है बैंक रेट एंड एमएसएफ. एमएसएफ स्टैंड्स फॉर मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी. फ्रेंड्स, हम इसको डिटेल में देखते हैं कि सीआरआर और एसएलआर के बीच में क्या डिफरेंस होता है. मैंने जब आपको टाइम लाइबिलिटीज और डिमांड लाइबिलिटीज पढ़ाया था, मैंने उस टाइम पे एसेट्स की बात भी करी थी. हमारे जो बैंक होते हैं, उसके पास एसेट क्या है? वो जो लोन में पैसा घुमाता है, दैट इज एन एसेट फॉर बैंक. अब हम एक एग्जांपल लेते हैं. हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि लेट सपोज बैंक के पास 100 सीआर आज के टाइम पे पड़ा है, और उसको इस 100 सीआर को क्या करना है? यूटिलाइज करना है. ठीक है, क्या करेगा? वो लोन में इसको घुमाएगा. अब क्या करता है कि आरबीआई जो है वो क्या करेगा? वो मनी का फ्लो देखेगा मार्केट में कैसा है. उस मनी के फ्लो में अब हम इन्फ्लेशन काउंट करते हैं कि हमारी इन्फ्लेशन ज्यादा है या कम है. ये कितना पैसा मार्केट में घुमाएगा, वो कौन डिसाइड करेगा? आरबीआई डिसाइड करेगा. अगर 100 सीआर इसके पास यहाँ पे भी पड़ा, तो 100 सीआर का 100 सीआर लोन में नहीं घुमा सकता. वो हमारे दो देश का इन्फ्लेशन रेट है, उसको मद्देनजर रखते हुए जो मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स वो यूज कर रहे हैं, उसके रेट डिसाइड करेंगे कि ये कितना पैसा वहां पे मार्केट में इन्फ्यूज करेगा इन द फॉर्म ऑफ लोन्स. आई विल गिव एन एग्जांपल. लेट सपोज 100 सीआर बैंक के पास पड़ा हुआ है, तो आरबीआई उनको बोलता है कि आप क्या करोगे? आप आज का रेट 4.5% ऑफ दिस 100 सीआर यू कीप इट इन द फॉर्म ऑफ सीआरआर, एंड 18% इन द फॉर्म ऑफ एसएलआर.
18% इन द फॉर्म ऑफ एसएलआर। आप 100 सीआर का 4.5% सीआरआर में रखोगे, फिर 18% एसएलआर में रखोगे, उसके बाद जो पैसा बचेगा, इसमें एक और टर्म आती है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग पीएसएल, लेकिन इसको हम अलग से रिकॉर्ड करेंगे। आप सिर्फ इतना याद रखो कि सीआरआर और एसएलआर को काटने के बाद जो पैसा बचेगा, वो जो बैंक है वो किसमें घुमा सकता है, वो लोन में घुमा सकता है। क्लियर फ्रेंड्स, वो 100 सीआर का 100 सीआर लोन में नहीं घुमाएगा, वो कुछ पैसा सीआरआर की फॉर्म में रखेगा, कुछ पैसा एसएलआर की फॉर्म में रखेगा, उसके बाद जो पैसा बच जाएगा उसको वो लोन में घुमाएगा। तो इस तरह से हमारा सीआरआर एसएलआर डिसाइड किया जाता है। आज के टाइम में जो प्रेजेंट सीआरआर रेट चल रहा है दैट इज 4.5% एंड प्रेजेंट एसएलआर रेट इज 18%। अब सीआरआर और एसएलआर के बीच में क्या डिफरेंस होता है उसको भी हम देखेंगे। फर्स्ट, CRR, बैंक मस्ट कीप दिस मच डिपॉजिट विद द आरबीआई एंड आरबीआई डजंट पे इंटरेस्ट ऑन इट। बैंक क्या करेगा, अपने जो टोटल अमाउंट का 4.5% होगा वो क्या करेगा, आरबीआई के पास डिपॉजिट कर देगा, और जो वो पैसा उसको आरबीआई के पास डिपॉजिट करना होता है और आरबीआई उस पर उसको कोई भी इंटरेस्ट रेट नहीं पे करती है। वो बैंक जाएगा और वो वाला पैसा वहां पे डिपॉजिट कर देगा, फोर्टनाइट बेसिस पे होता है। लेकिन जो एसएलआर है, एसएलआर में ऐसी कोई ऑब्लिगेशंस नहीं है कि आपको वो जो पैसा वो आरबीआई के पास जमा करवाना है। एसएलआर में वो जो 18% अमाउंट है वो आप अपने पास रखते हो। और सेकंड चीज, जरूरी नहीं है कि आपको उसको कैश की फॉर्म में ही रखना है, आप उसको गोल्ड की फॉर्म में रख सकते हो, आप उसको कैश की फॉर्म में भी रख सकते हो, आप उसको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की फॉर्म में भी रख सकते हो। देयर इज नो सच ऑब्लिगेशंस कि आपको वो जो पैसा है वो कैश की फॉर्म में ही रखना है। दोनों के बीच में प्राइम डिफरेंस क्या है, सीआरआर जो होता है वो कैश की फॉर्म में रखना होता है और वो आपको आरबीआई के पास डिपॉजिट करना होता है। एसएलआर जो होता है वो कैश की फॉर्म में, जरूरी नहीं कि आपको कैश की फॉर्म में रखना है, और वो बैंक को सिर्फ अपने पास ही रखना होता है। लेकिन किस फॉर्म में, कैश की फॉर्म में रख सकते हैं, गोल्ड की फॉर्म में रख सकते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की फॉर्म में रख सकते हैं। इज दिस क्लियर गाइस? सेकंड, बैंक इस पे कोई भी प्रॉफिट नहीं देता, अर्न करता है, बिकॉज आरबीआई को कुछ भी इंटरेस्ट रेट नहीं दे रहा है। लेकिन यहाँ पे मे भी एक आध परसेंट क्या पता है एसएलआर पे उनको पैसा इंटरेस्ट मिल जाएगा। क्लियर? थर्ड इज देयर इज नो मिनिमम फ्लोर और मैक्सिमम सीलिंग एंड प्रेजेंट रेट इज 4.5%। जो सीआरआर होता है उसमें ऐसा कोई मिनिमम और मैक्सिमम वाली बात नहीं होती, बैंक आरबीआई जितना डिसाइड करेगा, जितना चाहेगा उतना इसको रख सकता है। लेकिन जो एसएलआर है वो कांट बी मोर देन 40%, जो आपका टोटल अमाउंट का 40% से ज्यादा आप एसएलआर नहीं ले सकते हो। और प्रेजेंट जो है वो दैट इज 18%, प्रेजेंट रेट ऑफ एसएलआर क्या है, दैट इज 18%। लेकिन एक चीज याद रखना, मैंने आपको बोला दिस मोर मिनिमम और मैक्सिमम सीलिंग। लेकिन एट द टाइम ऑफ कोविड, जब कोविड आया था तो वहां पे एक एक्सेप्शन भी यूज की गई थी, अभी मैं आगे आपको बताता हूँ। इट इज एप्लीकेबल, ओके, जो सीआरआर है दैट इज एप्लीकेबल टू ऑल द शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स। जो आरआरबीज बैंक्स होते हैं हमारे, कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती है, उसके लिए भी होता है, लेकिन उसके लिए नॉर्म्स अलग से डिसाइड किए जाते हैं। सेम इज द केस विद एसएलआर आल्सो, ऑल शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स के लिए मैंडेटरी है, और बाकी जो बैंक्स हैं उनके लिए अलग से नॉर्म्स भी डिसाइड किए जाएंगे। एक एक्सेप्शन थी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डिमोनेटाइजेशन। आरबीआई ने क्या बोला कि आप जितना भी पैसा जमा कर रहे हो उसका 100% जो होगा वो सीआरआर की फॉर्म में आप उसको डिपॉजिट करोगे। तो उसमें एक नई टर्म है, दैट टर्म टू बी कॉइंड एज इंक्रीमेंटल सीआरआर। आप क्या करोगे, 100% जो पैसा है जितना बैंक में डिपॉजिट करोगे, सारा का सारा सीआरआर की फॉर्म में आप क्या करोगे, आरबीआई को डिपॉजिट करोगे, जस्ट टू ड्रेन द एक्सेस लिक्विडिटी, जस्ट टू ड्रेन द एक्सेस लिक्विडिटी। आई होप दिस इज क्लियर कि इंक्रीमेंटल सीआरआर सिर्फ एक बार टर्म यूज की गई है डिमोनेटाइजेशन के टाइम पे। उस टाइम पे जितना भी पैसा वहां पे डिपॉजिट हो रहा था वो सारा का सारा उन्होंने क्या करा, कहां पे रखा, सीआरआर की फॉर्म में इनको आरबीआई में डिपॉजिट करना पड़ा। नेक्स्ट इज एलएफ, मतलब रेपो रेट एंड द रिवर्स रेपो रेट। फ्रेंड्स, रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट एक ऐसा रेट होता है जिस रेट पे अगर बैंक को शॉर्ट टर्म के लिए पैसे चाहिए, बैंक को क्या करना है, शॉर्ट टर्म के लिए पैसे चाहिए, तो वो जो आरबीआई से परचेज करेगा पैसे को, पैसा लेगा उसको हम बोलते हैं रेपो रेट। एंड रिवर्स रेपो रेट में अगर आपका सरप्लस मनी पड़ी है, आप क्या करोगे, अपना वो सरप्लस पैसा आरबीआई में पार्क करते हो, आरबीआई के पास पार्क करते हो फॉर द शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम, इसको हम क्या बोलते हैं, रिवर्स रेपो रेट। और इसको रीपर्चेज एग्रीमेंट भी बोलते हैं। आप जब भी लेट्स सपोज रेपो रेट में बैंक अगर आरबीआई से पैसा ले रहा है तो बैंक को वहां पे कुछ ना कुछ कोलेटरल रखना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। कुछ इस तरह से कोलेटरल रखेंगे तो आपको पैसा दिया जाएगा, और इससे रीपर्चेज एग्रीमेंट में इतने दिन के बाद आपकी अपनी सिक्योरिटीज रिटर्न करूंगा, आप मुझे वो पैसा वापस करेंगे। इज दिस क्लियर? तो इट इज द इंटरेस्ट रेट एट विच आरबीआई लेंड शॉर्ट टर्म लोन टू इट्स क्लाइंट्स कीपिंग देयर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एज कोलेटरल। जितने दिन के बाद बोला होता है उतने दिन के बाद आपको वो पैसा रिटर्न करना होता है विद जो उन्होंने रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, और आपको वापस में आपकी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वापस दे दी जाएगी। सेम इज द केस विद दिस आल्सो, इट इज इंटरेस्ट रेट दैट क्लाइंट अर्न्स। यहाँ पे क्या हो रहा है, इट्स अ क्लाइंट, यहाँ पे क्लाइंट अपना पैसा पार्क कर रहा है, तो यहाँ पे क्लाइंट को मतलब बैंक को इंटरेस्ट मिलेगा, ना कि आरबीआई को मिलेगा रिवर्स रेपो के केस में। वो होता है इसमें भी सेम ही, शॉर्ट पीरियड के लिए होता है और आपको सिक्योरिटीज वहां पे एज ए कोलेटरल रखी जाती है। एक चीज और फ्रेंड्स, जो
रिवर्स रेपो रेट होता है दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन रिवर्स रेपो रेट, ऑलवेज ग्रेटर देन रिवर्स रेपो रेट। जो भी रेपो का रेट होगा, सॉरी रिवर्स रेपो होगा, और जो रेपो रेट होगा उससे हमेशा 1.1% आधा परसेंट ज्यादा ही होगा। क्लियर? क्लाइंट एंटर इनटू एग्रीमेंट, ऑब्वियसली मैंने आपको बता दिया कि इट्स रीपर्चेज एग्रीमेंट, आपको क्या करना था, इसको दोबारा से उसको रीपर्चेज करना होता है। So this is all about repo rate and reverse repo rate. So the next is इवन अगर हमें अपनी पॉलिसी डिसाइड करनी है कि हमारी इन्फ्लेशन की क्या पॉलिसी होगी, इन्फ्लेशन रेट क्या हो रहा है, तो हमारा जो रेपो रेट होता है हम इसमें चेंजेस लाते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी में हम रेपो रेट में चेंजेस लाते हैं, उसकी वजह से हम अपनी इन्फ्लेशन को कंट्रोल करते हैं। अनदर टर्म इज द बैंक रेट। बैंक रेट कुछ नहीं होता, इट इज अ रेट एट विच बैंक कैन बोरो मनी फ्रॉम द आरबीआई फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। आप लॉन्ग पीरियड के लिए अगर कोई पैसा बैंक से आरबीआई से लेते हो विदाउट कीपिंग एनी कोलेटरल, विदाउट एनी कोलेटरल, उसको हम क्या बोलते हैं, बैंक रेट बोलते हैं। और बैंक रेट आई थिंक आज के टाइम में 6.5%, आई डोंट नो एग्जैक्ट रेट, इतना ही है शायद, 6.5% ही है बैंक रेट। नेक्स्ट इज एमएसएम, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या होती है, आपको इमरजेंसी में पैसे की जरूरत पड़ेगी, आप उस टाइम पे इस विंडो को यूज करते हो, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी को। इसमें क्या होता है, जो आपका रेपो रेट होता है, लेट्स सपोज टुडेस रेपो रेट इज 6%, लेट्स सपोज फॉर अ मिनट, अगर आप एमएसएफ विंडो के अंदर पैसा परचेज करना चाहते हो तो आपको रेपो रेट से ज्यादा पे करना पड़ेगा, रेपो रेट से कुछ 0.1% या 0.5% ज्यादा पे करोगे, तभी आप एमएसएफ के अंदर पैसा ले सकते हो, किससे, आरबीआई से। सेकंड चीज, यू कैन यूज योर एसएलआर सिक्योरिटीज। आपने जो एसएलआर की सिक्योरिटीज रखी हुई है, जब मैंने एसएलआर बोला था 18% आपको अपने पास पैसा रखना होता है या सिक्योरिटीज की फॉर्म में रखना होता है, एमएसएफ के टाइम पे वो जो एसएलआर वाली सिक्योरिटीज है वो आप यूज करके एमएसएफ वाला पैसा ले सकते हो। लेकिन अगर वही सिक्योरिटीज आप रेपो में यूज करो तो ये पॉसिबल नहीं है, रेपो रेट के लिए आपको अलग से सिक्योरिटीज यूज करनी होती है, ना कि जो अपने एसएलआर कोटा में रखी हुई है। विद दिस आवर क्वांटिटेटिव टूल्स एंड्स हियर। इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम यहाँ पे क्वालिटेटिव टूल्स भी डिस्कस करेंगे।